प्यारे बच्चों, सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज हम आपको इतिहास विषय में मौर्य साम्राज्य के विषय में बताएंगे। मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य ऐसा साम्राज्य है जो भारत में प्रथम ऐतिहासिक सम्राट को जन्म देता है। वह सम्राट जिसने भारत के साथ साथ भारत के बाहर के प्रदेशों या देशों पर भी अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य का नाम मौर्य साम्राज्य क्यों पड़ा। ये मौर्य कौन थे। अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने मत को व्यक्त किया है। ब्राह्मण ग्रंथ में इन्हें शूद्र कहा गया है, इन्हें ब्रिसल की संज्ञा प्रदान की गई है। ब्रिसल अर्थात हीन जाति। और जो जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, इन्हें क्षत्रिय संज्ञा प्रदान करते हैं। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। मौर्यों को ये दोनों ग्रंथ क्षत्रिय बताते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मौर्य कहे गए। तो मौर्य कहे जाने का जो कारण था वह यह था कि ये लोग जहां रहते थे वहां मोरों की संख्या बड़ी ज़्यादा थी और मयूरों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इनके नाम मौर्य पड़े। दूसरी बात, इनके जो राजप्रासाद बने हुए थे, इनके जो महल बने हुए थे, वह मयूरों की गर्दन के आकार के बने हुए थे, जिसके कारण इनको मौर्य कहा गया। अब ब्राह्मण ग्रंथ में इनको बिसल कहा गया, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में इनको क्षत्रिय की संज्ञा प्रदान की गई। ये क्षत्रिय थे। तो बौद्ध ग्रंथ में दो ऐसे ग्रंथ आते हैं जिनमें कि महावंश और दिव्यावतान। इन दोनों ग्रंथों में इनको स्पष्ट रूप से क्षत्रिय कहा गया है, जिनमें कि बौद्ध ग्रंथ महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में दर्शाया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र है बिंदुसार स्पष्ट रूप से एक स्त्री से कहता है, तुम नापिनी अहम राजा क्षत्रियो मूर्धाभिषिक्त कथा मया सार्थ समागमो भविष्यन्ति। अर्थात तुम नाइन हो और मैं मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय, तुम्हारा और मेरा मिलन संभव नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि बिंदुसार क्षत्रिय था। और बिंदुसार का जो पुत्र है अशोक महान, वह अपनी पत्नी देवी से कहता है, देवी अहम क्षत्रिय कथा पलांडु परभक्षयाम। वह भी अपने आप को स्पष्ट रूप से क्षत्रिय बताता है। अब विदेशी इतिहासकार जो सिकंदर महान के साथ भारत आए हुए थे, उनमें एरियन है, जस्टिन है, प्लूटार्क है, अन्य यूनानी इतिहासकारों ने मौर्यों को कहीं पे हीन जाति बताया तो कहीं उच्च कुल का उनको प्रदर्शित किया। लेकिन अभी तक मिले हुए प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मौर्य क्षत्रिय कुल के थे और वह राजा बने। अब एक प्रश्न और उठता है कि कौटिल्य, चाणक्य, जिसने नंदवंश का विनाश किया, और नंदवंश चूंकि
सर्वविदित है कि नंद वंश जो है वह निम्न जाति का था, शूद्र जाति का था, और चाणक्य जो है वह निम्न वंश के किसी राजा को हटा के दूसरे किसी निम्न वंश के व्यक्ति को राजा न बनाता, अर्थात उसने एक क्षत्रिय युवक को चुना और उसको महाराज बनाया। अब तो ये बात हो गई कि मौर्य किस जाति के थे, तो मौर्य क्षत्रिय जाति के थे। अब हम आपको आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं कि वह मौर्य वंश कुल के प्रधान का दौहित्र था। दौहित्र माने नाती, तो दौहित्र होने के कारण वह मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, जो उस समय छोटा सा मौर्य साम्राज्य था। पिप्पलवन के मौर्य जो 10 गणराज्यों में एक गणराज्य आता था, लेकिन इसके राज्य को छीन लिया गया, इसके पिता की हत्या कर दी गई और इसकी माता इसको गुप्त रूप से लेकर इसका पालन पोषण करने लगी। तो एक बार इसकी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की आपस में संपर्क हुआ और संपर्क होने के बाद जो चाणक्य है, चाणक्य ने उसके मनोभावों को देखा, उसके क्रियाकलापों को देखा और क्रियाकलापों को देखने के बाद, मनोभावों को देखने के बाद उससे मिला, उसकी माता के पास गया और उसकी माता से आज्ञा लिया और आज्ञा लेने के बाद वह चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गया। तक्षशिला उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, तो तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा प्रदान की और चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा प्रदान करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया और जब सेना को निर्माण किया, सेना को एकत्रित किया और सेना को एकत्रित करने के बाद, क्योंकि चाणक्य का अपमान किया नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद ने, तो चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं नंदवंश का विनाश करूंगा, जिसके चलते उसने एक व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और उसे राजा बनाने का निश्चय किया और दोनों ने मिलकर किया क्या, सेना के साथ सबसे पहले उन्होंने जो घनानंद का राज्य था उस राज्य पर आक्रमण किया। तब सबसे पहले उन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया या मगध पर आक्रमण किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया। लेकिन बच्चों, जो ज़्यादातर प्रमाण मिलता है वह प्रमाण मिलता है उसने सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब पर आक्रमण करने के बाद होता क्या है कि वह विफल हो जाता है और जब विफल हो जाता है तो विफल होने के बाद होता क्या है कि वह एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों छिप के एक कुटी में जाके स्थान लिया। जब छिप के जाके कुटी में स्थान लिया तो कुटी में स्थान लेने के बाद उस कुटी में केवल 2 लोग रहते थे, एक बूढ़ी माता रहती थी और एक उसका बेटा रहता था। तो बेटा कहीं पे खेलने गया था, खेल के जब वापस आया तो माता जो है, बूढ़ी माता रोटी बना रही थी, तो बच्चे ने कहा बहुत भूख लगी है, तो बूढ़ी माता ने उसको रोटी दिया खाने के लिए, लेकिन वह बालक बीच से रोटी को तोड़ के खा लिया।
जब बीच से रोटी को तोड़ के खा लिया तो बूढ़ी माता ने कहा, तुम्हारा काम तो ऐसा है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों जो है बूढ़ी माता के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने क्या गलती किया था। तो उन्होंने बताया कि चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने गलती किया था कि सबसे पहले किनारे किनारे राज्य पर आक्रमण करते, तब शायद विजित हो जाते। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को अपनी भूल समझ में आई और उन्होंने सबसे पहले किनारे किनारे राज्यों पर आक्रमण किया और किनारे किनारे राज्यों पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और साम्राज्य को स्थापित करने के बाद यहाँ उन्होंने राजधानी पर आक्रमण किया। और जब राजधानी पर आक्रमण किया तो राजधानी पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर दिया और घनानंद को पराजित करने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया, यानी 24 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया। अब अपने शासन के प्रारंभिक दौर में उन्होंने अपने आसपास के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे गणराज्य थे, उन गणराज्यों पर आक्रमण किया और गणराज्यों पर आक्रमण करने के बाद उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया, अर्थात उसका साम्राज्य और बड़ा हो गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जो सबसे बड़ी घटना है वो घटना है कि जो सिकंदर का सेनापति है सेल्यूकस, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कब किया? 305 ईसा पूर्व में। दोनों में, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया। जब सेल्यूकस को पराजित कर दिया, अब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि हुई। उस संधि में चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के जो राज्य थे भारत के बाहर के, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, जाकराता, उन्होंने सारा प्रदेश जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और फिर क्या किया? उन्होंने अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा। मेगस्थनीज ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है इंडिका। और इंडिका में उन्होंने भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का वर्णन किया है। और सेल्यूकस ने किया क्या? अपनी पुत्री हेलेना, उसकी पुत्री का नाम है हेलेना, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हेलेना का विवाह हुआ तो जान लीजिए बच्चों कि सबसे पहला जो किसी विदेशी कन्या के साथ विवाह का उदाहरण मिलता है वह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का मिलता है। इसके पहले
किसी विदेशी कन्या का विवाह भारतीय के साथ, किसी भारतीय नरेश के साथ नहीं हुआ था। अब इतना सब देने के बाद मौर्य वंश का जो शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट है, उसने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी प्रदान किया। अब दोनों के संबंध बढ़ते गए और दोनों का साम्राज्य विस्तार होता गया। इसके बाद बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बताते हैं कि उन्होंने दक्षिण भारत की विजय की। दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला जो शासक है वह चंद्रगुप्त मौर्य है। अब दक्षिण भारत की विजय करने के बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत के तमाम प्रांतों पर कर लिया। भारत के तमाम प्रांतों पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का जब अंतिम समय आया 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व और 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कहाँ है बच्चों? श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत कर्नाटक के मैसूर में है और वह वहीं चला गया और जैन धर्म के संलेखना के द्वारा, उपवास के द्वारा अपने प्राण को दिया, अपने प्राण न्यौछावर किया। तो उन्होंने 322 से 298 तक शासन किया और अपने साम्राज्य को भारत के तमाम प्रदेशों में बढ़ाया। इसके बाद जो शासक आता है जिन्होंने शासन किया उसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार और बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। 298 से 273 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासन था। बिंदुसार के शासनकाल की दो महत्वपूर्ण घटना मिलती है। उसके शासनकाल में दो बड़े विद्रोह हुए। एक विद्रोह तक्षशिला में हुआ जिसको दबाने के लिए उस समय जो युवराज था अशोक, महान अशोक को भेजा गया। तो वहाँ के नागरिकों ने बताया कि ना वयम कुमारस्य विरुद्धा ना पिराज्ञा बिंदुसारस्य, मैं अपितु दुष्ट मात्र परिभवम कुर्वन्ति, जो मैं ना राजा से नाराज हूँ, मैं राजा से दुखी नहीं हूँ, और ये जो अमात्य हैं, ये जो मंत्री हैं, ये बार बार हम लोगों का अपमान करते हैं। ऐसे बिंदुसार के शासनकाल की दो महत्वपूर्ण घटना मिलती है। और फिर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो डायमेकस नामक राजदूत था वह बिंदुसार के दरबार में भारत आया हुआ था। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आगे आता है अशोक महान। और अशोक महान ने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। लेकिन बच्चों उसका जो राज्याभिषेक का समय मिलता है 269 ईसा पूर्व में उसके राज्याभिषेक का समय मिलता है। अब जानने की बात है कि 273 और 69 तो 269 तो 4 वर्ष का जो अंतराल था, इस 4 वर्ष के अंतराल में क्या हुआ? तो 4 वर्ष के अंतराल में मौर्य साम्राज्य में गृह युद्ध हुआ और मौर्य साम्राज्य के जो युवराज थे, जो भाई थे, सब लोग आपस में युद्ध करते रहे। उस युद्ध में अशोक महान विजयी हुआ। यहाँ तक कि बौद्ध ग्रंथ में बताया गया कि अशोक महान अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब गद्दी पर बैठा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अभिलेखों में उसके भाई
सुसीम का नाम मिलता है, तो इससे अनुमान होता है कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या नहीं की थी। तो अशोक महान को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है, उसके साधन है अभिलेख। अशोक महान के अभी तक 40 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। और इन 40 शिलालेखों में 14 बृहद शिलालेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। जो 14 शिलालेख हैं, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अब अशोक का जो पहला और अशोक का दूसरा शिलालेख प्राप्त होता है, उसमें उन्होंने बताया कि माता पिता की उचित सेवा करनी चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए और श्रमणों का, ब्राह्मणों का भी सम्मान करना चाहिए। अब अशोक अभिलेखों के बारे में अशोक बताते हैं कि अशोक की 5 पत्नियां थीं, जिनमें कि देवी नाम मिलता है, संघमित्रा नाम मिलता है, चारुमती मिलता है, कारुआकी नाम मिलता है। तो और उनके 2 पुत्र और पुत्री जो बताए कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो अशोक जब गद्दी पर बैठा बच्चों, तो गद्दी पर बैठने के बाद उसने देखा कि मेरा जो साम्राज्य है, पूरे भारत में मेरा साम्राज्य फैला हुआ है। केवल एक ऐसा स्थान है महत्वपूर्ण जो मेरे राज्य में नहीं है। उस राज्य का नाम है, उड़ीसा में वह राज्य है कलिंग। और जो कलिंग राज्य है, कलिंग मेरे राज्य में नहीं है, जिसके लिए अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और जब कलिंग पर आक्रमण कर दिया, तो कलिंग पर आक्रमण करने के बाद बताते हैं कि 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। और जब 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, तो ऐसे हृदय विदारक घटना को देखकर अशोक का मन द्रवित हुआ और अशोक बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। इसके बाद आगे कल फिर बताएंगे बच्चों। आज के लिए इतना, धन्यवाद।